भाई ये हमारे चैनल का सबसे महंगा और पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड है जिसको चलाने के लिए डेडिकेटेड पावर सप्लाई लगेगी। ना ना ज्यादा महंगा नहीं है, 8,75,300 रुपीज ओनली बस। और इसमें पावर सप्लाई इंक्लूडेड नहीं है, 1600 वॉट की अलग से पावर सप्लाई है। दो कंपोनेंट इतने महंगे हैं तो सोचो पूरा पीसी बिल्ड कितने का पड़ेगा। और ये वीडियो हम आर्कटिक के साथ कोलैबोरेशन में बना रहे हैं, जिनके कंपोनेंट्स हमने इस वीडियो के अंदर यूज करे हैं। सुंदर सा केस और भाई AIO वगैरह सब कुछ आगे दिखाता हूं। बाली भाई साहब, ओह, और मजे की बात पूरी दुनिया में लिमिटेड यूनिट्स है इसके, जिसमें से ये एक है। भाई इसके साथ एक्सेसरीज का डब्बा अलग, और हाँ पावर सप्लाई भी तो है। ये क्या बदतमीजी है, चटमोला के पैकेट। ये हमारे चैनल के अभी तक के सबसे बड़ी पावर सप्लाई है, 1600 वॉट की, जिसका मॉडल है MPG AI 1600 PCI 5.1 रेडी और ATX 3.1 रेडी, 80 प्लस टाइटेनियम। बाली भी लाइक सब छोड़ छाड़ के पावर सप्लाई खोलने खड़े हो गए और बेटा साइड में देख कैसे खड़ा है, एकदम ऐसे गंदी गंदी नजरों से देख रहा है ग्राफिक कार्ड को। बवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता है। कह रहा ग्राफिक्स कार्ड में एक नया डीपी पोर्ट बना दूंगा। तू समझा? इसी ग्राफिक्स कार्ड का एक छोटा वर्जन है डब्बे में। उसके अलावा एक लाइटनिंग बिल्ड टू बी परफेक्ट का कुछ बिल्ला सा है, और एक लाइटनिंग जी की बैजिंग और है, और एक इतना बढ़िया सा की चेन, और इनके जनरल मैनेजर ने साइन करके दे रखा भाई अपना एक स्पेशलाइज्ड पूरा ऐसे PCB वाला हिसाब किताब। एंड द एलिफेंट इन द हाउस भाई, एकदम VIP अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस। क्या बात है भाई साहब। भाई GPU देख, उसके साथ इतना बड़ा रेडिएटर, लिक्विड कूल्ड। वैसे MSI का सुप्रीम लिक्विड हमने ऑलरेडी एक रिव्यू कर रखा है चैनल पे, वो भी 4 लाख का था। कह रहा है भैया उससे महंगा जुगाड़। ओ भाई एक डब्बा और इसमें ग्राफिक्स कार्ड होल्डर। अरे भाई साहब, इतना भारी भरकम मामला होने वाला है तो कुछ तो चाहिए ना भैया होल्ड करने के लिए। लगा भाई पीसी बिल्ड करता। 6-7 घंटे में ये पूरा पीसी बिल्ड हुआ है, बिकॉज इस GPU के साथ इतना तगड़ा पीसी बिल्ड हमने कराया, इतनी बढ़िया एकदम कैबिनेट के अंदर। और जरा उद्घाटन कर लेते हैं। वैसे स्पेशल थैंक्स टू प्लीज कम, मैं तो ऐसी क्रेडिट लेने आ गया, बेचारा यही लगा हुआ था। मैं ऐसा नहीं, मैं खाली था, मैं शूट कर रहा था। भाई बता यार। खाली दे गेम डाउनलोड कर रहे हैं, रैक्विम रेजिडेंट इविल। औकात मेरे। ओए चल गया भाई, चल गया। अरे ये पंखों का कनेक्शन करना भूल गया तू। क्या गुंडा बनेगा रे तू। भाई ऑन तो हो गया, डिस्प्ले लगाओ इस पे। अरे बीरोल दिखाओ जनता को। हम जरा सेटिंग बना ले पूरी, फिर इसे सुंदरता वाले शॉट दिखाते हैं। भाई फाइनली कर लिया है पीसी रेडी, एंड लग बहुत तगड़ा रहा है। डिस्प्ले में बिजली आते हुए भाई लाइटनिंग जी हो गया है। और इस वीडियो को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसको मैंने दूसरे 5090 से कंपेयर करके देखा, जो सुप्रीम लिक्विड SoC RTX 5019 था, जो हमने एक बार पीसी बिल्ड करा था MSI का ही। मैंने कहा इसमें और उसमें कुछ डिफरेंस है कि बंदा इतने ज्यादा पैसे खर्चेगा या कुछ भी है। तो भाई जो रिजल्ट्स थे वो हमारे लिए बहुत शॉकिंग थे, एंड डेफिनेटली आप भी बहुत शॉक हो जाओगे। हाँ, अगर पहली बार देख रहे हो मेरे को तो सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। ऐसे इंटरेस्टिंग पीसी टेक रिलेटेड वीडियोस हम लाते रहते हैं। एंड भाई सबसे पहले कंपोनेंट से शुरुआत कर लेते हैं। एंड थैंक्स टू आर्कटिक फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। इस पीसी के अंदर उनके दो मेजर कंपोनेंट हमने यूज करे हैं। एक तो सबसे पहला AIO जो है लिक्विड फ्रीजर 3 Pro 360A RGB, जो हमारे को दो कलर्स में मिलता है, व्हाइट एंड ब्लैक। अभी हमने इसके अंदर ब्लैक लगा रखा है। और ये 360 mm का AIO है। सारे फैंस में हमारे को RGB मिल जाती है, एकदम फुल ऑन लाइटों वाले नशे। और ये जो इसके RGB है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू आप कंट्रोल भी कर सकते हो। जैसे MSI का मदरबोर्ड है तो मिस्टिक लाइट के थ्रू हम कंट्रोल करके देख रहे थे, उसके साथ भी हो रहा था। एंड जो फैंस की स्पीड है वो मैक्सिमम 3000 RPM तक पुश हो सकती है। एंड ये वाला जो AIO है बोथ इंटेल एंड AMD दोनों सॉकेट्स पर कंपैटिबल है। और भाई ये सिंगल केबल कनेक्शन वाला सिस्टम है, आपको अलग से रेडिएटर एंड पंप के कनेक्शन नहीं करने पड़ते। सिंगल केबल लगाओ और चलाओ, और वायर मैनेजमेंट भी बढ़िया। एंड इवन टेंपरेचर्स बहुत सही मेंटेन कर रहा था। जैसे इसके अंदर हमने AMD Ryzen 9 9950X3D यूज किया है। 1 आवर के लिए स्ट्रेस टेस्ट किया था प्राइम 95 में। मैक्सिमम क्लॉक स्पीड 5.68 गीगाहर्ट्ज तक गई थी, जिसमें टेंपरेचर 85 डिग्रीज तक मैक्सिमम गए, जिसमें हमारी पावर वॉटेज मैक्सिमम 195 वॉट तक गई थी। इवन एवरेज इज आल्सो 186 वॉट, और एवरेज टेंपरेचर हमारे 78 डिग्रीज तक भी थे। तो ठंडक अच्छी खासी मेंटेन
मेंटेन कर रहा है। और साथ ही में जो कैबिनेट है वो है आर्टिक एक्सटेंडर वीजी, जो एक मिड टावर केस है। इसके अंदर भी 3 कलर्स हैं, व्हाइट ये है हमारे पास, एक ब्लैक भी आता है और एक मिरर ब्लैक भी है इसके अंदर। तो जैसे थीम का पीसी बिल्ड आप कर रहे हो उस हिसाब से आप अपनी कैबिनेट चूज कर सकते हो। और इसके अंदर मैक्सिमम टॉप एंड साइड में अप टू 420 mm रेडिएटर आप माउंट कर सकते हो। इवन PCI Gen 4 राइजर केबल भी इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड मिलती है। एंड इन टोटल 5 फैंस प्री इंस्टॉल्ड है इसके अंदर, 2 रियर पे हैं और 3 फ्रंट में है। इवन जो PSU श्राउड है ना उसके ऊपर भी हमारे को RGB मिल जाती है, तो फुल ऑन एकदम लाइटो वाइटो के तड़के हो जाते हैं। और फ्रंट एंड साइड में हमारे को कुछ ऐसा ग्लास मिल जाता है। और जो कैबिनेट का एयर फ्लो है वो भी बढ़िया है। और अगर आपको आर्टिक के प्रोडक्ट्स बाय करने हैं तो ये सारे मेजर रिटेलर्स और ई-टेलर्स में मिल जाते हैं, लाइक Amazon, IT Gear, MD कंप्यूटर, एलीट हब्स वगैरह। वैसे मैं भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू द पीसी, हमने भाई RTX 50 सीरीज इतना तगड़ा जीपीयू लगाया तो हमने इसके अंदर PCI Gen 5 X16 राइजर केबल यूज करी है ताकि जीपीयू अपने फुल बैंडविड्थ पे चले। और ये जो प्रोसेसर है Ryzen 9 9950X3D भाई 16 कोर 32 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। एंड आज की डेट में 69,500 का चल रहा है। और हाँ, जो हमारा AI था वो 13,279 रुपीज का है। एंड जो कैबिनेट है वो 24,209 रुपीज की है। मैं कंपोनेंट्स की प्राइसिंग इसलिए बता रहा हूं ताकि टोटल पीसी बिल्ड की कॉस्ट हम एंड में देख पाए। और उसके अलावा X3D प्रोसेसर के ऊपर हमने एक वीडियो बना रखी है, ये वाली वीडियो आप देख सकते हो, आपको आइडिया हो जाएगा भाई ये गेमिंग के लिए प्रोसेसर क्यों बढ़िया है। फिर आया था हमारा मदरबोर्ड MSI X870E कार्बन वाईफाई हमने यूज करा, जो लेटेस्ट AM5 पे बेस्ड है और आज की डेट में 45,000 के आसपास चल रहा है। लेटेस्ट वाईफाई ब्लूटूथ सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। इजी DIY वाला मदरबोर्ड है, इसके अंदर Gen 5 के स्लॉट भी हैं, Gen 4 भी हैं और VRMs भी इसके अंदर हमारे को बढ़िया मिलती है। एंड इवन जो पोर्ट्स हैं पीछे की तरफ आप देख सकते हो सारे रिक्वायर्ड पोर्ट्स मिलते हैं। फिर आ जाता है किडनी टचिंग कंपोनेंट, भाई साहब रैम। यहाँ पे कॉर्सेट डोमिनेटर टाइटेनियम यूज करी हमने, 64GB DDR5 32GB की 2 स्टिक्स, बिल्कुल सस्ती 84,999। भाई साहब इतने में पूरे पीसी बिल्ड बन जाते हैं लोगों के। यहाँ पे 2 हमारी स्टिक रैम आ रही है 64GB। हमने लास्ट 9800 X3D के साथ RTX 5080 वाला जो बिल्ड करा था तब हमने रैम ये 28,000 के आसपास में लगाई थी। भाई कहां पहुंच गई प्राइसिंग, ऐसे कैसे चल पाएगा। और स्टोरेज कॉर्सर की MP700 Pro हमने यूज करी है 2TB, जो हमारी 30,000 रुपीज की है और Gen 5 है। तो भाई आप देख सकते हो रीड एंड राइट स्पीड तगड़ी है। आप चाहो तो अपने सिस्टम में Gen 4 भी लगा सकते हो। इवन आपके यूज केस के हिसाब से Gen 3 भी एक अच्छा ऑप्शन है, पैसे बचा सकते हो स्टोरेज में। लेकिन जब फ्लैगशिप इतना जीपीयू ही बहुत सस्ता है तो पीसी बिल्ड तो क्या ही बातचीत है। और जो ग्राफिक्स कार्ड है MSI Lightning Z RTX 5090 लगाया, जो सिर्फ और सिर्फ 8,75,300 रुपीज का है। कितने पीसी बन जाएंगे इसमें आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब ये वाला जीपीयू इतना एक्सपेंसिव क्यों है, इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो RTX 5090 की चिप लगी है वो गोल्डन बिंड वाली है। यानी कि जिस टाइम पे ये चिप्स प्रोड्यूस होती हैं उस टाइम पे जो टॉप परफॉर्मिंग वाली चिप होती है ना वो इसके अंदर लगाई जाती है। इवन फाउंडर्स एडिशन में भी ये चिप नहीं मिलती जो इस जीपीयू के अंदर है। इन शॉर्ट आप स्पेशल एडिशन मान सकते हो। जैसे पहले इंटेल के Xe एक्सट्रीम प्रोसेसर्स नहीं आते थे जो एक्सट्रीम ओवरक्लॉकिंग के लिए बने होते थे, बस सेम ये वही मामला है। ओवरक्लॉकिंग का बहुत तगड़ा हिसाब है इस जीपीयू का। इस टाइप की स्पेशल एडिशन आइटम्स में ओवरक्लॉकिंग के लिए इतना रूम होता है कि आप स्टेबल बूस्ट क्लॉक्स अचीव कर पाओ अंधाधुन वोल्टेज पुश करके। सेम सुप्रीम लिक्विड की तरह ये भी वाटर कूल्ड है। इसके साथ भी हमारे को 360 mm का रेडिएटर मिलता है। और जो रेडिएटर की फैंस की वायर है ना वो वाटर ट्यूब्स के थ्रू ही जा रही है, तो अलग से वायरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसका जो रेडिएटर है ना वो हाइब्रिड फिन रेडिएटर है, यानी कि जब एक्सट्रीम पावर पुश होगी तो ये काफी ज्यादा इसके टेंपरेचर्स मेंटेन रखेगा। और इसने रखे भी, आगे दिखाता हूं टेस्टिंग में। और जिसके फैंस भी हैं वो भी बेटर हैं कंपेयर टू रेगुलर जीपीयूज। और हाँ, एक चीज मेरे को फील हुई, रेडिएटर के जो फैंस है ना अगर उसमें RGB होती तो और ज्यादा स्वाद आ जाता, वो है नहीं। और अगर सुप्रीम लिक्विड RTX 5090 से कंपेयर करते हैं ना तो इसकी जो कोल्ड प्लेट है वो बहुत बड़ी है, फुल ऑन कॉपर ब्लॉक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो। एंड इसके अंदर कस्टम पीसीबी यूज करी है विद 40 फेज VRM, जिससे पावर प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट होती है। और अगर नॉर्मल 5090 या फिर सुप्रीम SoC वाले से भी कंपेयर करें उसके अंदर 29 फेज VRM है। एंड इवन Asus ROG Matrix RTX 5090 जो था 30th एनिवर्सरी एडिशन जो हो गया इनका, उसके अंदर तक हमारे को 31 फेज VRM मिलती है। मतलब ये देखो आप कितना नेक्स्ट लेवल जीपीयू उन्होंने बना रखा है। और बाय डिफॉल्ट ये जीपीयू 800 वॉट तक पावर ड्रॉ करता है OC मोड के ऊपर। और एक एक्स्ट्रा स्विच भी मिलता है बैक पे हमारे को, उससे 1000 वॉट तक पावर ड्रॉ करता है। और हमारे को चुलती 1000 वॉट तक पावर ड्रॉ करवानी है भाई साहब, क्योंकि एक्सट्रीम परफॉर्मेंस निकालनी है। और बात यहां तक खत्म नहीं होती, MSI एक्सट्रीम OC V-BIOS भी देता है, जिससे आप इस जीपीयू को 2500 वॉट तक पुश कर सकते हो। ये एक्सट्रीम ओवरक्लॉकर्स के लिए, नॉर्मल कंज्यूमर के लिए नहीं है। वैसे तो इतना महंगा जीपीयू नॉर्मल कंज्यूमर भी नहीं खरीदता, उससे वैसे वारंटी वॉइड भी हो जाती है। वो उतने जिनको नंबर बस ज्यादा पुश करने होते हैं, चल रहा भैया हमारे को रिकॉर्ड्स में नाम लिखवाना है, बस उनके लिए। वैसे एक बात बताऊं, उस बायोस से इस जीपीयू ने 19 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं। लेकिन जब आप 2500 वॉट तक इसकी पावर पुश करोगे तो पूरे पीसी के अंदर मिनिमम 3000 वॉट की पावर सप्लाई रिक्वायर्ड होगी। बाकी डिपेंड करता है आपने पीसी कैसा बिल्ड करा है। और 3000 वॉट की पावर सप्लाई ज्यादा महंगी थोड़ी है, 70-80,000 रुपीज की आती है अलग अलग ब्रांड्स में।
इतने का तो पूरा बेसिक पीसी बिल्ड हो जाता है आज की डेट में। और ओवरऑल जो जीपीयू है ना वो बिल्ड वाइज बहुत बढ़िया है, कार्बन फाइबर के टचेस दिखेंगे आपको। वैसे हाँ, इस जीपीयू के पूरे वर्ल्ड में 1300 यूनिट्स बने हैं। वैसे हमारे वाले के ऊपर ना कोई नंबर नहीं लिखा, जो इंडिया में तुम्हारे भाई के पास है। इसी बात पे लाइक मार दो भाई साहब। और भाई फ्रंट में इसमें 8 इंचेस की बड़ी सी डिस्प्ले है। यहाँ पे स्टैट्स मॉनिटरिंग करनी हो आपको, कोई वीडियो है GIF वगैरह चलानी हो, नहीं तो एक्सटेंडेड डिस्प्ले की तरह यूज कर सकते हो। लाइव स्ट्रीम चल रही है भाई साहब, चैटे पढ़ लो। वैसे हाँ, 720p की डिस्प्ले है और भाई इसके ऊपर ना हम गेमिंग करके देख रहे थे, क्योंकि सेकेंडरी डिस्प्ले की तरह शो करती है सिस्टम में। हमने काउंटर स्ट्राइक चलाई और इतनी सी डिस्प्ले पे खेलनी शुरू कर दी। क्या रे भाई साहब, सारे पैसे पीसी बिल्ड पे लग गए, मॉनिटर खरीदने के पैसे नहीं बचे, इसकी डिस्प्ले में गेम खेलेंगे। और बाकी जीपीयू का मैन्युअली ट्वीक भी कर सकते हो थ्रू मोबाइल ऐप या वेब ऐप आती है, जिसमें इसकी फैन स्पीड, वोल्टेज, क्लॉक स्पीड्स वगैरह अगर आपको ट्वीक करनी हो। और जो RTX 5090 की स्पेक्स हैं, जो टेंसर कोर्स, RT कोर्स वगैरह या इवन मेमोरी होगी, इस जीपीयू की बिल्कुल सेम है। कुछ ऐसा बढ़ा हुआ नहीं है कि हाँ नॉर्मल 5090 से कुछ ज्यादा बेटर होगा, बस ये पावर ज्यादा ड्रॉ कर सकता है और उसकी वजह से क्या ज्यादा परफॉर्मेंस निकाल पाता है। तो हम जो इसको कंपेयर कर रहे थे ना, वो RTX 5090 MSI का सुप्रीम लिक्विड, ये वाला जीपीयू से कंपेयर कर रहे थे। ये वाला जीपीयू साइलेंट मोड में 575 वॉट और गेमिंग मोड में 600 वॉट तक जाता है। वहीं पे ये वाला OC में 800 वॉट, इन एक्सट्रीम में 1000 वॉट। और बाकी दोनों मेजर डिफरेंस नहीं है, पोर्ट्स के डिफरेंस है। हाँ, आपको पावर सप्लाई इस जीपीयू के साथ तगड़ी लगानी पड़ेगी। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज शुरू करते हैं, जो कि है बेंचमार्क्स। और ये जीपीयू रिलेटेड वीडियो, CPU वीपीयू पूरी ओवरऑल सिस्टम की बात नहीं करने वाले। जीपीयू वाले बेंचमार्क्स आप देखो, सबसे पहले हमने 3D मार्क टाइम स्पाई किया, जिसमें ग्राफिक्स स्कोर में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 0.6% का डिफरेंस है दोनों जीपीयू के अंदर। मैंने कहा कोई बात नहीं, VR मार्क देख लेते हैं, जो VR परफॉर्मेंस के लिए होता है, जस्ट 1% डिफरेंस। फिर हमने BMW का रेंडर टेस्ट किया, दोनों ही जीपीयूज में ऑलमोस्ट 4 सेकंड्स में BMW का रेंडर निकल गया है। फिर ब्लेंडर बेंचमार्क किया, इसके अंदर भी हमारा जो सुप्रीम OC है सिर्फ 1.9%, थोड़ा सा कम है लाइटनिंग Z वाले के कंपैरिजन में। एंड सेम केस Geekbench का AI बेंचमार्क निकाला, 2% डिफरेंस। फिर मैंने कहा AI की परफॉर्मेंस देखते हैं। LM स्टूडियो में हमने ये वाला प्रॉम्प्ट डाला, जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा, DeepSeek R1 32 बिलियन पैरामीटर मॉडल रन किया, जिसका रिजल्ट मात्र 20 सेकंड्स में निकाल दिया लाइटनिंग Z ने। और वहीं पे सुप्रीम लिक्विड ने 23 सेकंड लगाए। अब 3 सेकंड बचाने तो महंगा जीपीयू ले से Emotional, damn it! फिर आगे हमने Llama 3.3 70 बिलियन पैरामीटर मॉडल रन किया, जिसके अंदर भी हमारा सिर्फ 2 सेकंड्स का डिफरेंस आया। फिर Puget Bench फॉर आफ्टर इफेक्ट्स ऑलमोस्ट सिमिलर नंबर। AI टेक्स्ट जनरेशन हमने किया, ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो, डिफरेंट मॉडल्स है इसके अंदर। AI इमेज जनरेशन हमने ट्राई किया, इसके अंदर भी लाइटनिंग Z परफॉर्म तो बेटर कर रहा है, बट वही ऑन एंड एवरेज 10 से 15% का बंप। एंड उसके अलावा एक AI कंप्यूटर विजन बेंचमार्क है, जो भी AI के परफॉर्मेंस के लिए, उसके अंदर भी हमारे को 5 to 7% का ही बम मिलता है लाइटनिंग Z के अंदर। और ये सारे सिंथेटिक बेंचमार्क करने के बाद क्या समझ में आया, एक नॉर्मल कंज्यूमर, ये बेंचमार्क्स तो फिर भी बहुत ज्यादा लिमिट पुश करते हैं, बट एक नॉर्मल कंज्यूमर के लिए इन टाइप के जीपीयूज नहीं होते, परफॉर्मेंस में ज्यादा बड़ा बम्प आपको मिलेगा ही नहीं, अनटिल अनलेस आप इसकी ओवरक्लॉकिंग कर दो, 2500 वॉट का पावर ड्रॉ कर दो, उस हिसाब के आपके पास यूज केस भी हो। उसके बाद अपनी भाई वाली बातचीत, गेम टेस्ट। भाई साइबरपंक टेस्ट किया, देखो 4K पे टेस्ट करना बनता था, 5090 है, अल्ट्रा सेटिंग्स और रॉ परफॉर्मेंस देखी हमने, भाई 2-3 FPS का फर्क आया यहाँ पे। फिर मैंने कहा चलो फ्रेम जनरेशन लगा लेते हैं, वैसे कोई सेंस नहीं बनता इतने महंगे जीपीयू के अंदर, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं, ऑलमोस्ट सिमिलर FPS। फिर जैसे हमने रे ट्रेसिंग को लगाया, तब भी 1-2-3 FPS लाइटनिंग Z में एक्स्ट्रा मिल रहे थे। उसी के बाद रे ट्रेसिंग के साथ अगर आप फ्रेम जनरेशन में लगाते हो, सिमिलर कहानी यहाँ पे रिपीट होती है। फिर आता भाई रे ट्रेसिंग ओवरड्राइव, और पाथ ट्रेसिंग भी हमने ऑन कर दी थी, और दोनों जीपीयूज बिल्कुल डिट्टो परफॉर्म कर रहे थे, एक FPS सिमिलर आ रहा था। बस एक चीज है, हमारा जो लाइटनिंग Z वाला है वो ज्यादा पावर पुश कर पा रहा है, 800+ वॉट, बट अगर आप उसकी वॉटेज पुश देखोगे और उसके टेम्परेचर देखोगे ना, अपने हिसाब से बहुत ठंडा चल रहा है वो जीपीयू। और रे ट्रेसिंग ओवरड्राइव के साथ आपको और अच्छे FPS चाहिए तो फ्रेम जनरेशन भी लगा सकते हो। एंड ये रहा भाई साहब ग्राफ आपके सामने, मुश्किल से 2 से लेके 5% का डिफरेंस आया पूरी परफॉर्मेंस के अंदर, अगर आप देखो साइबरपंक में। फिर उसके बाद ब्लैक मिथ वुकोंग सिनेमैटिक, भाई यहाँ पे देखो दोनों में 60 FPS स्टेबल, कोई डिफरेंस नहीं भाई साहब। बस हाँ एक डिफरेंस है, लाइटनिंग Z में बिजली का बिल ज्यादा भरना पड़ेगा, बिकॉज ज्यादा पावर ड्रॉ कर रहा है वो। एंड वहीं पे अगर हम रे ट्रेसिंग को वेरी हाई पे कर देते हैं, भाई ये ब्लैक मिथ वुकोंग अनरियल इंजन 5 क्या गेम है। RTX 5090 8,75,000 वाला भी बेचारा 30 FPS निकाल के दे पा रहा है। लेकिन अगर आप सुप्रीम लिक्विड वाला भी देखो, वो भी तो सेम ही परफॉर्मेंस दे रहा है। लेकिन इसके अंदर अगर आपको बढ़िया FPS चाहिए तो फ्रेम जनरेशन लगा लो, 100+ FPS मिल ही जाएंगे। एंड हाई एंड जीपीयूज पे फ्रेम जनरेशन भाई देखो बढ़िया काम तो करता है। और ये रहा भाई ब्लैक मिथ वुकोंग का एवरेज FPS का ग्राफ, जिसके अंदर ना के बराबर डिफरेंस है, वही अपना 2-3% का डिफरेंस मिल रहा है। एंड इवन 1% लूज भी अगर आप देखोगे तो इतना कोई खास बड़ा डिफरेंस है नहीं। और ऐसे टेस्ट करते करते और गेम्स भी कर रहे थे, जैसे हॉगवर्ट्स लेगेसी आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे एवरेज FPS ना सुप्रीम लिक्विड के ज्यादा आ गए थे। इतना बड़ा डिफरेंस है नहीं, गेमिंग में आपको पता नहीं लगेगा, बट अगर आप नंबर्स देखो तो भाई इसने 8,75,000 वाले जीपीयू से बेटर
बेटर परफॉर्मेंस दे दी। और उसके बाद हेलब्लेड 2 टेस्ट किया, इसके अंदर भी कहानी ज्यादा डिफरेंट नहीं है, 1% का डिफरेंस आ रहा है दोनों जीपीयूज में, यानी कि सिमिलर परफॉर्मेंस है इवन इन 1% लोज एज वेल। फिर एलन वेक 2 टेस्ट किया, जिसके अंदर हमने डिफरेंट मोड्स ट्राई किए और आप परफॉर्मेंस देख सकते हो, इतना बड़ा कोई खास डिफरेंस ही नहीं आता, ना ही एवरेज एफपीएस में, ना ही 1% लोज में। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल के आता है, क्या ये इतना महंगा जीपीयू किसी काम का नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बना ही बहुत लिमिटेड टाइप के लोगों के लिए, जिनको भाई एक्सट्रीम ओवरक्लॉकिंग करनी है, जो एक्चुअल 2500 वॉट तक पुश कर सकते हैं। ऑब्वियसली जिसके पास इतना पैसा होगा जीपीयू को खरीदने के लिए, वो वारंटी के बारे में सोचेगा ही नहीं, वो करेगा इसके साथ पूरी कारस्तानी। या दूसरे वो लोग जिन पे अथाह पैसा है, पीसी बिल्ड दबा के कर चुके हैं, तगड़ा सेटअप बना रखा है और उन्हें कलेक्टिबल की तरह एक आइटम चाहिए। जब दुनिया में 1300 पीसीजी एमएसआई ने बनाए हैं, तो सीधी सी बात है ना, कितने कम ऐसे लोग होंगे जो इसको अफोर्ड कर पाएंगे। वो लोग एज अ कलेक्टिबल इसको अपने पास रखेंगे। लेकिन अगर नॉर्मल कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से देखो, तो आप एमएसआई का सुप्रीम लिक्विड RTX 5090 जो कि 4,30,000 का मिल जाता है, Asus का ROG Astral ले सकते हो जो 5,25,000 रुपीज का है। और थोड़ा इस टाइप का जीपीयू चाहिए तो गीगाबाइट का Aorus मास्टर भी आप ले सकते हो, 4,50,000 का है, 8,75,000, मतलब ऑलमोस्ट 3-3.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा इस पे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है अगर 5090 ले रहे हो नॉर्मल कंज्यूमर के यूज केस के हिसाब से। बाकी अंधा पैसा है, मिल रहा है इंडिया में 8,75,000 रुपए का, ग्रैब कर सकते हो। मुश्किल से 1-2 यूनिट होंगे पूरे इंडिया के अंदर, जहां तक मुझे लगता है। कौन आप में से लेने वाला, मुझे कमेंट करके बताओ, इतना पैसा किसके पास है, मैं जानना चाहता हूं। बाकी लिंक वगैरह जो इंपॉर्टेंट होगा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप बताओ आपको ओवरऑल ये जीपीयू कैसा लगा। प्राइसिंग साइड हटा दो, एज इंजीनियरिंग मार्वल अगर देखें, जितनी वॉटेज ये पुश कर पा रहा है, जो इसके साथ बड़ी डिस्प्ले हमारे को मिलती है, जो इसके अंदर गोल्डन बिंड जीपीयू लग रखा है, मतलब टॉप परफॉर्मिंग चिप हो गई, 40 फेज VRM हो गया, ये टेक्निकली अपने आप में एक बहुत तगड़ी चीज है। उसी चीज के पैसे हैं। हाँ, आप अगर 9 लाख तक बजट पुश कर ही रहे हो और आपको तगड़े एआई वर्कलोड के लिए जीपीयू चाहिए, तो Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell Max Q वर्कस्टेशन एडिशन आप ले सकते हो, जो 96 GB का ग्राफिक्स कार्ड है। ज्यादा महंगा नहीं है, 9,50,000 रुपीज का है, बट ये एआई वर्कलोड में फाड़ देता है RTX 5090 को। हम इसकी परफॉर्मेंस देख रहे थे, गेमर्स नेक्सस के चैनल से हमने उठाया था ग्राफ, आप देख सकते हो 5090 से कितने बेटर स्कोर ये निकाल के दे रहा है LM स्टूडियो में टेक्स्ट जनरेशन वाले यूज केस में। बट हाँ, अगर गेमिंग में कंपेयर करोगे ना, तो गेमिंग में इतना ज्यादा डिफरेंस आता नहीं है, बिकॉज ऐसे कोई गेम्स ही नहीं है जो इतनी VRAM को कंज्यूम कर ले और आपको तगड़े भाई कहीं 1000-2000 FPS दे दे। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। RTX 5090 इज अ फ्लैगशिप जीपीयू फॉर गेमर्स। बाकी उसके ऊपर फिर एआई के लिए अलग मामला हो जाता है। एंड आर्कटिक की कैबिनेट जो हमने इस वीडियो में यूज करी है, एक्सटेंडर VG, सबके इंपॉर्टेंट लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी आप कमेंट करके अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। बस ये मत कहना भैया 2500 वॉट पे से पुश करके दिखाओ, जो भी है MSI वाले मुझे मार डालेंगे, उन्हें जीपीयू वापस भी करना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।